नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा ड्राइविंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस आर्टिकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो अभी प्रोग्राम चल रहा है उसमें एक इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या चेंजेस आने वाले हैं और इंडिया के सामने क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा आर्टिकल जो हम देखेंगे वो रहेगा आपके सामने फॉर ए ट्रूली डिजिटल पब्लिक, कि जो भी अभी गवर्नेंस में डिजिटल या डिजिटाइजेशन का यूज़ किया जा रहा है तो उसके पीछे किन चीज़ों को पहले ध्यान में रखने की ज़रूरत है जिससे कि वाकई में डिजिटल पब्लिक बन सके, है कि नहीं। पब्लिक को हमें एड्रेस करना है, पब्लिक की ग्रीवेंसेस को हमें सॉर्ट आउट करना है, तो उन्हीं के हिसाब से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तैयार होने चाहिए। तो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। और तीसरा आर्टिकल रहेगा कि सरदार पटेल ने क्यों पार्टीशन को सपोर्ट किया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को पूरा डिटेल में जानेंगे। और क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा है ही, उसको एक बार फिर से नज़र से निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल है ड्राइविंग ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस आर्टिकल को देखो लिखा गया है, ये ओपनिंग आर्ग्यूमेंट है मेनका गुरु स्वामी जी के द्वारा। देखो 29 जनवरी 1886 की बात है जब कार्ल बेंज ने, एक जर्मन इंजीनियर ने, अपनी पेटेंट के लिए डिमांड पुट की थी और उनको अल्टीमेटली पेटेंट मिल गया था और पेटेंट नंबर था 37,435। और इसमें मेन काम क्या था कि गैस इंजन, गैस बेस्ड जो इंजन होते हैं ना, उनके लिए उन्होंने रिसर्च की थी अपनी और डेवलप कर लिया था, ठीक है, व्हीकल पावर्ड बाई अ गैस इंजन। और उसको उनको अल्टीमेटली ये पेटेंट मिल गया था। पर मजे की बात यह है कि उससे कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, 6 साल पहले की बात है, वहाँ पर जब बेंज ने ये पेटेंट लिया था ना, उसके पहले ही विलियम मॉरिसन, एक केमिस्ट, ठीक है, इयोवा यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते थे, और उन्होंने 6 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लिया था। आप देखोगे 1886 में तो बना था गैस से चलने वाली गाड़ी, ठीक है, व्हीकल, जबकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला व्हीकल उससे 6 साल पहले ही बन चुका था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है तो बेंज का जो मोटर मॉडल था गैस के बेस पे, और फिर उसके बाद में जो इंटरनल कंबशन बेस्ड, मतलब आंतरिक दहन आधारित जो इंजन थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होने लग गए थे। क्योंकि फिर वहाँ पर 1900 के बाद में देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो डिमांड डाउन होने लग गई थी और जो डिमांड थी वो राइज होने लग गई थी फॉसिल फ्यूल बेस्ड। तो मुद्दा ये है कि इन्वेंशन हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों नहीं प्रमोट हो पाए, उसके पीछे की कुछ स्टोरी यहाँ पर क्लियर करना चाह रही है राइटर, कि कॉमर्शियल लेवल पे क्यों गैस वाले इंजन और फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंजन है वो प्रोड्यूस होते चले गए, जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि 6 साल पहले डेवलप हो चुके थे वो क्यों नहीं प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो 1900 की बात की जाए तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक जितने भी व्हीकल चलते थे ना, उनमें से 1/3 तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ करते थे यूएसए में, ठीक है, ये आप देख सकते हो 33%। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो इलेक्ट्रिक कार्स रुक जाती है, उनका प्रोडक्शन इतना राइज होता नहीं है, और जो हेनरी फोर्ड की, जो जॉन फोर्ड ने अपनी तरफ से फोर्ड कंपनी लॉन्च कर दी थी, फोर्ड ऑटोमोबाइल्स, उसके बेसिस पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो गए थे। इससे क्या था, एक तो सस्ते में गैसोलीन, जो हम पेट्रोल बोलते हैं ना, वो सस्ते में मिलता था वहाँ पर। इसकी वजह से फिर धीरे धीरे टाइम बीतने के चक्कर में फ्यूल डिपेंडेंट व्हीकल्स ज़्यादा आ जाते हैं, जिनमें कार, बाइक्स ये आ गई, पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल्स चले गए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे आउट होते चले गए। अब हमें पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तब से लेकर आज तक का टाइम देखा जाए तो जो मोबिलिटी जितनी जल्दी हो पाई है ना, उतना ही डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाया है। ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अगर कोई भी डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि हाँ कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी की जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे वो राइज होती चली गई, और इसी के चलते एक नया इंटरनेशनल पावर ऑर्डर क्रिएट हुआ जिसको आज हम ओपेक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। और ओपेक की फुल फॉर्म आपको पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पे इमर्ज होकर के आते हैं। अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के चलते इनको बहुत पैसा मिलता है। और आज रियल में देखा जाए तो जो डोमिनेंट पावर है या फिर डी फैक्टो लीडर, कि सच में कौन है इन सारे कंट्रीज का लीडर, तो वो है ओपेक में सऊदी अरब,
ठीक है। तो ऐसे में सऊद ने अपने हिसाब से अपनी प्रोग्रेस इंश्योर की इस क्रूड ऑयल बेसिस पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, रूलिंग ऑफ ऑलिगार्कीज, कि मतलब सोसाइटी में से कुछ लोगों ने, मतलब पूरे वर्ल्ड में से कुछ लोगों ने अपनी एलीटनेस के बेसिस पे, अपने पैसे के बेसिस पे पकड़ बना रखी है, कमांड बना रखी है पूरी सोसाइटी के ऊपर एक सरकार के तरीके से, वो होती है ओलिगार्की। ठीक है, तो उस चीज को यहां पर प्रमोट किया जा रहा है। देखो, ह्यूमन स्पीसी जब से सेटल हुई है और जब से फॉसिल फ्यूल बेस्ड हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट करना शुरू किया है, तब से लेकर अभी तक हमारा फोकस किस पे रहा है, कंब्यूशन इंजन पे, कि जो इंटरनल कंब्यूशन होता है, जिसे इंजन में हम इग्नाइट करते हैं और अंदर ही अंदर फ्यूल जलता रहता है और उससे एनर्जी क्रिएट होती रहती है। पर उससे हमने हमारे प्लेनेट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अनसर्टेनिटी वाली और जो एक चिंता की बात है वो ये है कि वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 9 सिटीज़ तो इंडिया में ही है, और उन 9 सिटीज़ में सारा जो कन्फाइनमेंट है वो नॉर्दर्न इंडिया में लोकेटेड है, जैसे कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली। ये 4 ऐसी सिटीज़ हैं जो कि नॉर्दर्न इंडिया में लोकेटेड है। तो सवाल ये है कि जब इतने सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी एयर को ख़राब करने में, हमारे लंग्स को ख़राब करने में, हमारे आसमान को काला करने में, तो हम क्यों नहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से लें और फिर आगे जो है इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ें। तो इसका एक ऑप्शन निकल के आता है कि हम एनकरेज करें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। ठीक है, तो ऐसे में एक तरीके से जो 1900 से लेकर के अभी तक का टाइम है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पहले डेवलप हो चुका था, है ना, यूएसए में, उसके बावजूद हमने फॉसिल फ्यूल वाला ट्रैक यूज़ किया, फिर अब यू टर्न लेकर के और फिर से हम उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ रहे हैं, पूरा एक सर्कल हमने निकाल दिया है। तो अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते क्या हैं। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो व्हीकल जो होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पे चलते हैं बजाय के इंटरनल कंबशन बेस पे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई फ्यूल टैंक ना होने के बजाय क्या होती है, बैटरी होती है जो कि अपने अंदर चार्ज स्टोर करती है और उसी के बेसिस पे ये पावर को जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी रनिंग की कॉस्ट देखी जाए तो वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें, रनिंग कॉस्ट भी कम है। इसके अलावा रनिंग कॉस्ट कम होने की वजह कि इसमें कम इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। जब भी कोई कार या बाइक बनाई जाती है तो मोटर लग गई, बैटरी लग गई, बस इंस्टॉल करके तैयार कर दिया, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ही, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो इंडिया की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप यूज़ करते हो तो हर 1 किलोमीटर पे आपका खर्चा आता है लगभग 80 पैसे। जबकि दूसरी तरफ पेट्रोल या डीजल, जिस तरीके से आज की प्राइस बात करें तो पेट्रोल की प्राइस दिल्ली में चल रही है लगभग 107 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो हर 1 किलोमीटर के ऊपर 7 से 8 रुपए खर्च होते हैं दिल्ली के अंदर अगर कोई व्हीकल ड्राइव करता है तो एक तो देखो कॉस्ट कितना रिड्यूस हो गया, पेट्रोल बेस्ड व्हीकल कितना महंगा है। दूसरा कि जो हम लगातार फ्यूल प्राइस राइज हो रही है, तो ऐसे में हमारे सामने एक पुश भी आ रहा है, पुश फैक्टर भी हो रहा है कि हम पेट्रोल से थोड़ा दूर जाएं, और पुल फैक्टर आ रहा है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, वैसे तो इंडिया ने पहले से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन्वेस्टमेंट के लिए 2013 से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान लॉन्च किया गया, जिसमें यह कमिटमेंट है कि 2030 आते आते जितने भी हमारी रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे व्हीकल चल रहे हैं उनमें कम से कम 30% व्हीकल्स तो इलेक्ट्रिक होने चाहिए। तो ये यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का टारगेट है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फेम करके स्कीम चलती है, दैट इज फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम स्कीम 2019 में। उसमें भी यही कमिटमेंट था कि जो कोई भी सप्लाई साइड की बात की जाए, जैसे प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो उन कंपनीज को सब्सिडी दी जाएगी, और कोई परचेज भी करता है, खरीदता है, तो उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा बजट में भी लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स का अनाउंसमेंट किया जा चुका है फेम स्कीम को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलें और रजिस्ट्रेशन टैक्स में भी सब्सिडी दी जा सके। तो ये सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इसके आगे गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है उसको प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया है, यूज़ किया है, कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इनएविटेबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, ये अपरिहार्य है, इसको वाकई में हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या है, अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो, इकिया, ये ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपने डिलीवरी व्हीकल्स में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। इसके अलावा महिंद्रा ने ओला
इसके साथ कोलैबोरेट किया है। महिंद्रा प्रोड्यूस करेगा व्हीकल्स को और ओला परचेज करेगा उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। सिमिलरली टाटा मोटर्स ने भी पार्टनरशिप की है ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ में। टाटा मोटर्स प्रोड्यूस करेगा और ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी है उन व्हीकल्स को यूज़ करेगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट होने शुरू हो जाएंगे। आज अगर देखा जाए ना तो 2025 आते आते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट इंडिया में $700 मिलियन का हो जाएगा, जो कि 2017 में सिर्फ कितना था, $71 मिलियन का। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि एक दशक के अंदर अंदर 10 गुना मार्केट राइज हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोजेक्शंस के बेसिस पे, और हो सकता है ये और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे में यहाँ पर प्रमोशन भी है, सरकार की तरफ से भी विल है और प्राइवेट सेक्टर भी अपनी तरफ से इन चीज़ों को ग्रैब करने से बिल्कुल मिस नहीं कर रहा। पर रियल चैलेंज आ जाता ना है, वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये लिथियम आयन बैटरीज बेस पे ऑपरेट करते हैं। तो इस केस में ज़रूरत है कि चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय किए जाए। वजह, क्योंकि एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद में रिचार्ज की ज़रूरत होती है हर 200 से 250 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद में। तो ऐसे में एक बैटरी को घर पे अगर चार्ज करते हैं, जहाँ पर हम स्लो चार्जर होता है ना, लाइट ड्यूटी स्लो चार्ज, उससे अगर चार्ज करते हैं घर पे अगर व्हीकल को, तो 12 घंटे में बैटरी पूरी चार्ज होती है। तो ऐसे में तो अगर इन स्लो चार्जेस को हम यूज़ करें, मान लो कहीं और भी आते जाते टाइम पे 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रन है तो वहाँ पर तो 12-12 घंटे का डिले हो जाएगा। तो फिर ये तो वायबल ही नहीं हुआ टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आना चाहिए कि जिससे जल्दी से जल्दी चार्जिंग पॉसिबल हो सके। दूसरी चीज़, अभी कंट्री में केवल 427 चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल हैं, इसको भी बूस्ट करना चाहिए। वैसे तो रिलायंस जियो का हमने पढ़ा था ना कि रिलायंस जियो है वो जियो बीपी करके एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, जिसमें जितने भी रिलायंस के जो पेट्रोल पंप्स हैं, जो फिलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर अब वो चार्जिंग स्टेशन डिप्लॉय करेगा जहाँ जहाँ पर भी रिलायंस का है। तो सेम चीज़, और साथ में अलग अलग गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया है कि अगर चार्जिंग स्टेशन कोई लगाना चाहता है तो ज़मीन लेगा तो उसको सब्सिडी दी जाएगी। 5 साल तक का टेन्योर फिक्स करना, इंसेंटिवाइज बहुत हद तक किया जा रहा है। पर जो चैलेंज है ना, वो हमें समझ में आ गया, चार्जिंग स्टेशंस की कमी है। तो आज अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कोप भी है तो चैलेंज भी है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है ना। तो इसके लिए क्या है कि एक ग्रैंड ओल्ड अमेरिकन कार कंपनी, जिसको हम जनरल मोटर्स बोलते हैं, फोर्ड, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ही ली, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर के और अपनी तरफ से काम करना शुरू कर दिया है कि एफिशिएंट से एफिशिएंट इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कैसे तैयार की जा सकती है। दूसरी तरफ लिथियम आयन बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हैं, वो ज़्यादातर आ रही हैं चाइनीज़ कंपनीज ने, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी, या फिर साउथ कोरिया की कंपनी है एलजी। ये मिलकर के लगातार अपनी इस फ्यूल कैपेसिटी को प्रोड्यूस कर रही है। अब जिस तरीके से ओपेक एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर बन के आया था ना, उसी तरीके से अब ये कंट्रीज भी मिलकर के, जिसमें अमेरिका भी आ गया, साउथ कोरिया भी आ गया, चाइना भी आ गया, ये अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी सेक्शन में। तो बोला इंडिया के पास में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा पुश कर सके, ठीक है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डोमिनेंस बढ़ा सके ट्रांसपोर्टेशन में, और इंडिया अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है। तो इसके लिए एक तो बेटर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, दूसरा बैटरी मेकिंग फैक्ट्रीज हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, तीसरा स्मार्ट इंसेंटिव्स देनी चाहिए कार कंपनीज को और कंज्यूमर्स को, जिससे कि कार कंपनीज मैन्युफैक्चर कर सकें और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी इंश्योर करनी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अभी जो नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है, नेक्स्ट जो क्रांति आ रही है ट्रांसपोर्टेशन में, वो देखो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है, और इस अपॉर्चुनिटी को हमें दोनों हाथों से ग्रैब करनी चाहिए, ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फॉर अ ट्रूली डिजिटल पब्लिक। आर्टिकल को देखो लिखा है यहाँ पर वराद पांडे और सरायू नटराजन ने। एक एनेक्डोट से शुरुआत होती है, एक छोटी सी स्टोरी से, कि दीपक एक प्लम्बर, ठीक है, जो कि लखनऊ के बाहरी एरिया में रहता है और उसके पास में स्मार्टफोन है नहीं। तभी एक फ्रेंड ने उसको ऑफर किया कि देख भाई, मेरे पास में स्मार्टफोन अवेलेबल है और कोविन पोर्टल पे मैं तेरा रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ और तू जाके वैक्सीन ले लेना,
पर दीपक मना कर देता है कि नहीं भाई, वैक्सीन लगवाने के लिए मैं कहीं कोई दूर हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। मेरे यहाँ पर मेरी पंचायत में हमारे लीडर ने, जो पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया है, मैं तो वहीं जाकर के वैक्सीन लूंगा, नहीं तो फिर लोग मेरे ऊपर विश्वास कैसे करेंगे कि मैंने वैक्सीन लिया है। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि देख, कोविन पोर्टल पे जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, तू वैक्सीन ले लेगा तो तेरे लिए डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस हो जाएगा, वो तो दिखा देना कि हाँ मैंने वैक्सीन ले लिया है। पर फिर भी दीपक ने क्या कहा कि देखो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, मैं तो मेरे वहीं पर गांव में मेरे पंचायत में कैंप लग रहा है, मैं वहीं जाऊंगा। तो इस एनेक्डोट से क्या क्लियर आ रहा है कि इंडियंस को अभी तक भी डिजिटलाइजेशन का यूज करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, जैसे कि हमने बात की, या फिर जो एक्सेसिबिलिटी है, डिजिटल डिवाइड जिसको हम बोलते हैं, अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड, या फिर दूसरा कह दो जो रिच पुअर डिजिटल डिवाइड है, जिसमें कुछ के पास एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट के, स्मार्टफोन की, और ज़्यादातर के पास में अभी तक भी नहीं है। तो ऐसे में डिजिटाइजेशन को हम पुश करना चाह रहे हैं और हम बोलते हैं लगातार गोवटेक, दैट मीन्स गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए हमें कुछ इनोवेशन, इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा लाना पड़ेगा। डिवाइड है ना, उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी की पावर को रिकॉग्नाइज करना है कि वाकई में तकनीकी के आधार पर हम हमारे यहाँ पर जो भी समाज में परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको करेक्ट करना चाहे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है इंक्लूजन की। इंक्लूजन का मतलब कि जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी स्ट्रेटा से बिलोंग करें, सोसाइटी के अपर, लोअर, मिडिल, ठीक है, किसी भी सेगमेंट में, चाहे वो कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन राइज करनी चाहिए, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन राइज होना चाहिए। जैसे कि हमने दीपक का केस देखा, जिसमें दीपक क्या कर रहा है कि जी मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में तू दे तो देगा, पर मेरे पर विश्वास कैसे करेगा। अब वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की बात भी कर दी, पर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है ना, तो वो कैसे दिखाएगा, और इतना अवेयरनेस अभी है नहीं गाँव में। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा हमें और ब्रॉड बेस पे सोच करके और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। आज अगर कुकिंग गैस की बात करो या फर्टिलाइजर्स की बात करो, इनमें सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑर्डिनरी इंडियंस को एक तरीके से, एक कहता है ना, टेक्नो फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। एक पैराडाइम देखें जो अभी चेंजेज आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो उसमें एलिट सिटीजन्स हैं, उनके पास में तो देखो एक्सेसिबिलिटी है, मैं अब ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मेल, अर्बन और अपर क्लास, ये तीन चीज़ें आ गई। मेल का मतलब, हाँ, जेंडर डिवाइड में मैं बोलना भूल गया था कि जो डिजिटल डिवाइड है उसमें जेंडर भी इशू आ रहा है, मेल और फीमेल में। मेल के पास फ़ोन है बट फीमेल के पास में नहीं है। अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनके पास में है स्मार्टफोन और इंटरनेट, जबकि दूसरी तरफ गाँव में इंटरनेट भी नहीं है, और इंटरनेट है तो स्मार्टफोन की प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अपर क्लास, जिनके पास पैसे वाले हैं वो। तो ये जो आयरनी है ना, इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। इस तरीके के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जहां पर हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम ओवरऑल क्या बोल देंगे, जेंडर डिजिटल डिवाइड, क्लास डिजिटल डिवाइड, वुमेन को एक्सेस जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का वो बहुत कम है। इसके अलावा सोसाइटी में जो गैप्स बने हुए हैं क्लास के बेसिस पे, वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो एक रिसर्च की गई है आपती इंस्टीट्यूट के द्वारा, कोलैबोरेशन हुआ ई गवर्नमेंट फाउंडेशन एंड ओमिदियार नेटवर्क के साथ में, और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है सोसाइटी में, बिल्कुल एक कह सकते हो कि बिल्कुल लोअर स्ट्रेटा पे जो लोग जिंदगियां जी रहे हैं, उनकी अगर बात करें और उनका एक्सेसिबिलिटी देखी जाए ना, डिजिटल सिविक प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल कोविन की ही बात कर लें, वो बहुत कम है, पहली चीज़। दूसरा, उनको मतलब रिलाय करना पड़ता है इंटरमीडियरीज पे, क्योंकि एक तो उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है और दूसरा अवेयरनेस नहीं है। तो इस चक्कर से वो इंटरमीडियरीज पे रिलाय करते हैं, और वो भी केवल ट्रस्टेड, विश्वसनीय जो लोग हैं उन्हीं के आधार पे फिर वो एक्सेस करते हैं। जैसे कोविन पे रजिस्ट्रेशन कराना है, या सिलेंडर बुक करना है फॉर एग्जांपल, या फिर फर्टिलाइजर की सब्सिडी को ट्रैक करना है, वो सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बड़ी क्लियर निकल के आ रही है, वो ये कि हमें ज़रूरत है एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना जो कि मेक डिजिटल स्पेस ट्रूली पब्लिक, मतलब जो कि जनता के लिए काम करे। इस तरीके का डिजिटल स्पेस हमें करने की ज़रूरत है, जिसमें सभी सिटीजन्स के, सभी यूजर्स की प्रॉपर एंगेजमेंट हो, प्रॉपर नेगोशिएशंस हो। जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए तो उसमें यह देखा जाए कि अप डाउन अप्रोच की बजाय हमें राइट अप, दैट मीन्स
बॉटम अप अप्रोच को अपनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रोग्राम बना दिया और उस प्रोग्राम को एज इट इज अप्लाई करने के लिए सबके ऊपर थोप दिया कि आपको करना पड़ेगा। देखो, कोरोना का तो केस ऐसा था कि उस टाइम पर तो सेंट्रलाइज प्लानिंग करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग उस टाइम पे करते जब कोविड स्टार्ट किया गया था तो शायद इतना सक्सेस मिलती नहीं मिलती, वो अपने आप में डाउट है। पर फिर भी एक चीज तो जरूर बोली जाती है कि डिसेंट्रलाइज मैनर में अगर प्लानिंग हो जाए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता उस टाइम पे, पर कोरोना एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था कि ये मान के चलो, जिसके बारे में किसी को प्लान आपने की कोई अच्छी चीज थोड़े ना थी जिसको प्लान करते हाँ जी बीमारी आएगी। पर हाँ, वो चीज है कि हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में जो टेक्नोलॉजी का हम सपोर्ट लेना चाहते हैं ना, वहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो राइटर्स जो हैं वो यहां पर 3 की एलिमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इस गैप को करेक्ट कर सकते हैं, इस गैप को फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 सजेशन जो राइटर्स के हैं वो है, पहला सजेशन, डिजाइन विद द सिटीजन्स। सीधी सी बात है कि आप अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेकर के आना चाहते हो और जो कि पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो ऐसे में किसी भी एरिया की रीजनल बेसिस पे, एरिया स्पेसिफिक सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखा जाए। साथ में जो जिंदगियां हैं उनकी रियलिटी क्या है, कि उनको वाकई में क्या चाहिए है, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सको और उसको फिर बाद में यूज किया जाए, बजाय इसके कि पहले बना दिया और फिर डिसैमिनेट किया जाए। मतलब कि पहले डेवलप कर दिया आपने सेंट्रिस्ट अप्रोच में कि हाँ सेंट्रलाइज मैनर में एक टेक्नोलॉजी बेसिस पे हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और फिर लोगों को बोल दिया कि हाँ अब आप इसको यूज करो, तो उसमें फिर बाद में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जिस तरीके से ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन के बेसिस पे कि हमने जो यूजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए और फिर बाद में जो डिजाइनिंग की थी, जैसे कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम, जिसमें भीम एप्लीकेशन सबसे पहले आई थी 2017 जनवरी में, ठीक है ना। उसमें आप देखो कि किस तरीके से आइकॉनोग्राफी यूज की गई थी कि एक अगर जिस बंदे को इंग्लिश या फिर अपनी लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती है, वो भी अगर आइकॉन्स को देखे तो समझ में आ जाएगा कि क्या वहां पर सिग्नल दिया जा रहा है उस आइकन के द्वारा। इससे क्या हो जाता है कि एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलप हो पाई। साथ में लैंग्वेजेस की आपने मल्टीप्लिसिटी रखी उसके अंदर। कोविड के अंदर ये सबसे बड़ा चैलेंज आया था कि इंग्लिश के अलावा दूसरी कोई लैंग्वेजेस ही नहीं थी, फिर बाद में मल्टी लैंग्विस्टिक बनाया गया था उसको। तो मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटी तैयार करने की जरूरत है, तब जाकर के आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आज यूपीआई की है, जिसमें हमने देखा था कि हर महीने $4 बिलियन के लगभग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यूपीआई से, जो कि हो सकता है आने वाले दिनों में पर डे $1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ह्यूमन अकाउंट बनाना, ह्यूमन सेंट्रिक बेसिस पे, और जो भी काम हो वो लोगों को ध्यान में, उनकी सोशियो कल्चरल वैल्यूज को और उनके जो बिहेवियर है उनको ध्यान में रखते हुए प्लान करने की जरूरत है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा पोस्ट सेविंग एक एप्लीकेशन प्रोडक्ट तैयार किया गया है। वो इतना इजी है कि जिस तरीके से पोस्टमैन एक एक घर में जाकर के पहले पैसे लेता था ना, आरडी एफडी इनके लिए, वो पैसा अब लोग जो हैं वो अपने हिसाब से पोस्टमैन सेविंग वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर सीधा पैसा डाल देते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इसी तरीके से बनाने चाहिए। ये की प्रायोरिटी है कि जो यूजर्स है ना उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिजाइन से पहले, जैसे कि यूपीआई का और ये पोस्टमैन सेविंग स्कीम वाला हमने देखा। दूसरा पॉइंट राइटर्स ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रस्टेड इंटरमीडियरीज को हमें वहां पर डिप्लॉय करने की जरूरत है, जैसे कि आशा वर्कर्स, उनके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है तो उन्हीं को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। सिमिलरली आंध्र प्रदेश के अंदर तो वैसे चल रहा है वार्ड सेक्रेटरीट प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, लोकल्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कि सिविल सोसाइटी से या एनजीओ से इनसे एसोसिएशन रखते हैं, उनको एक ट्रस्टेड प्लेयर के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है। लोगों के साथ में उनका इंटरेक्शन होता है। फिर क्या होता है कि जब सिविल सोसाइटी के लोग, जब लोकल लोग जिनके ऊपर वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं विश्वास करते हैं, वो अगर उनकी हेल्प कर देंगे तो और ज्यादा विश्वास बनेगा। दैट मीन्स कम्युनिटी नॉलेज को प्रमोट करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि एक प्रायोरिटी के बेसिस पे काम किया जा पाएगा। जिन लोगों को जरूरत है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो लोग थोड़े से एजुकेशन में वीक है या टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, तो उनकी एक इन इंटरमीडिएट्स के बेसिस पे हेल्प की जा सकती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया ह्यूमन इंटरफेस को क्रिएट करना। तीसरा पॉइंट कि जो इंस्टीट्यूट हमें, जो भी हम चाहते हैं, जो इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग
करना चाहते हैं, रिसर्चर्स हैं, इनके बीच में एक ब्रिज करना होना चाहिए। ब्रिज का मतलब हो गया कि जो इनोवेटर्स हैं, मान लो स्टार्टअप कोई चाहिए तैयार करना चाहता है, तो उन लोगों को रियल टाइम सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन या भी जो भी सॉफ्टवेयर वो तैयार कर रहे हैं वो डेवलप करनी चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना चाहते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है कि कोविड-19 के टाइम पे जब ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी कि पीपीई किट की शॉर्टेज है इंडिया में, शुरुआत में प्रॉब्लम आई थी, या फिर जो भी शुरुआत में ज़रूरतें होती हैं, है ना, वेंटिलेटर्स की, इनकी, तो चीपेस्ट कॉस्ट के ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप्स ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए थे। तो वो क्या था, इनोवेशन किस बेसिस पे कि भाई सोसाइटी में ज़रूरत किसकी है। इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो और जो रिसर्चर्स हैं वो, इन सबको इंटीग्रेटेड मैनर में काम करना चाहिए और फोकस होना चाहिए किस पे, सिटीजन सेंट्रिसिटी, जिससे कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को फायदा मिल सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिटीजन लैब इन डेनमार्क। डेनमार्क में एक सिटीजन लैब है, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से काम करना चालू कर रखा है वहाँ पे, जहाँ पे रिसर्च को मतलब कनेक्ट कर रखा है ज़रूरतों के हिसाब से, है ना। गवर्नमेंट जो है वो इनोवेटर्स के साथ में इंटीग्रेट करती है, और जो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, सिविल सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, जिनको पता है कि क्या रियलिटी है ग्राउंड, तो वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम होता है, तो उसका प्रॉफिट बेनिफिट सिटीजन्स को वहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे में डिजिटलाइजेशन की जर्नी में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो गांधी जी का जो तिलिस्मन है ना, जिसमें हम देखते हैं कि जब कभी भी आपको कोई डाउट हो कि मुझे ये काम करना है कि नहीं, तो उसमें क्या कहा गांधी जी ने कि आप ये देखो कि मेरे आसपास में जिसको भी मैं जानता हूँ, उन लोगों में से सबसे गरीब जो है, सबसे जो पीड़ित वर्ग का जो इंसान है, उसको उस काम से फायदा हो रहा है या नुकसान। अगर फायदा हो रहा है तो उस काम को आप जरूर करो। गांधी जी का तिलिस्म यही तो था, और इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को इसी तरीके से प्रमोट करना चाहिए कि लाइन में जो सबसे लास्ट में लगा हुआ है उसके लिए बेनिफिट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हमें वो काम जरूर करना चाहिए, नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा रीथिंक करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, आगे चलें। नेक्स्ट आर्टिकल है कि सरदार पटेल जी ने क्यों पार्टीशन को सपोर्ट किया। आर्टिकल को लिखा है राजा मोहन गांधी ने। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री की बात जब आती है, अभी कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि पटेल जी ने तो पार्टीशन के लिए कहा ही नहीं था, गांधी ने, नेहरू ने ही प्रमोट किया था। तो उन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए राइटर ने आर्टिकल लिखा है, अच्छा आर्टिकल है। देखो, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया था 1945 में, ठीक है, और इंडियन लीडर्स थे, उनको भी देखो क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था तो उसके बाद में 1942 से लेकर 1945 के मिड तक जेल में रखा गया था। उनको भी देखो 2 साल के अंदर अंदर छोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि क्लेमेंट एटली, उन्होंने अनाउंस कर दिया था फरवरी 21, 1947 को कि जी अब जो इंडिया में पावर है वो इंडियंस को हैंडओवर कर दी जाएगी, ब्रिटिशर्स विड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए फिर एक और चीज़ थी कि जो लॉर्ड वेवल थे, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो वाइसरॉय वेवल थे, उनकी जगह अपॉइंटमेंट कर दिया गया था माउंट बैटन का, ठीक है। और ये था कि माउंट बैटन जो है वो अल्टीमेटली प्लान था, सॉरी वन सेकेंड, ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। तो माउंट बैटन को यहाँ पर भेजा गया था वेवल की जगह, और ये था कि अब ब्रिटिश जो है किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए डिपार्ट करेंगे इंडिया से। तो जून 2, 1947 की बात है, जब कांग्रेस लीडर्स, उनमें से नेहरू, सरदार पटेल, और उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है। तो इन तीनों ने इधर से पार्टिसिपेट किया। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, लियाकत अली, और उसके अलावा निस्तार, ये थे साथ में। और अकाली दल की तरफ से अकाली रिप्रेजेंटेटिव थे बलदेव सिंह। इन्होंने मिलकर के और माउंट बैटन प्लान, जिसमें यह था कि एक तो इंडियंस को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी और साथ में पार्टीशन भी होगा, और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। तो ये नाम आप जरूर देखिए, सरदार पटेल जी का नाम यहाँ पे दे रहे हैं राइटर। इसके अलावा जून 3 को प्लान था, पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया था कि जून 14 को, अच्छा जून 3 को ये प्लान था ना इंडिपेंडेंस और पार्टीशन का, ये अनाउंस हो गया था पब्लिकली। फिर बात पहुंचती है 14 जून तक, तब तक ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी थी उन्होंने भी रेटिफाई कर दिया, और जो साइन किया था ना जेबी कृपलानी जी ने और नेहरू जी ने और पटेल जी ने एग्री किया था कि हाँ जी इंडिपेंडेंस भी सही है और पार्टीशन भी कर दो। फिर आप देख सकते हो जुलाई 18, 1947 को किंग जॉर्ज 6 ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को साइन कर दिया, और अल्टीमेटली इंडिया का इंडिपेंडेंस और जो पार्टीशन था वो फॉर्मली कंप्लीट होना
शुरू हो गया और हमें पता है कि 14 अगस्त 1947 को डिवीज़न हो गया इंडिया का और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया था। तो इस एक्ट के बाद में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी। वैसे तो हमें पता है कैबिनेट मिशन के बेसिस पे हम ऑलरेडी देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करना शुरू कर चुकी थी 1946 से ही, दिसंबर 1946 से ही। पर उसके बाद में शुरुआत में तो मुस्लिम लीग आती है, फिर उसके बाद में मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं वो विड्रॉ कर जाते हैं। तो ऐसे में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले से चल रही थी वैसे तो, ठीक है, जिसमें एक तरफ तो था काम पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, जिसको ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, और पोस्ट पार्टीशन इंडिया जो आज का इंडिया है वो। और इसमें ये तो डिवीजन तो हो ही गया, इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स को ये कह दिया था कि जी आप अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहो या दोनों में से किसी को ज्वाइन करना चाहो, ऑप्शन दे दिया कि आप दोनों में से किसको ज्वाइन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर लो। अब बात आ जाती है कि इस सिचुएशन से क्लियर निकल के आता है कि 1947 में जो कोई भी एग्रीमेंट हुआ था उसमें आप देखो कि एक्सेप्टेंस निकल के आ रही है या फिर ऑपोजिशन निकल के आ रहा है पार्टीशन का, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर करना जरूरी है कि जो 2 नेशन थ्योरी है उसको 1947 में एक्सेप्ट कर लिया गया था एंटायरली। ये इसको लेकर के जो भ्रांतियां चल रही है ना उसको करेक्ट करना जरूरी है। देखो 1937 में हिंदू महासभा ने, जिसके लीडर मदन मोहन मालवीय जी और लाला लाजपत राय ये कुछ लीडर्स हुआ करते थे, उन्होंने और मुस्लिम लीग ने 1940 में अपनी तरफ से अपने स्टेटमेंट क्लियर कर दिए थे कि भाई हम तो 2 अलग अलग स्टेट्स चाहते हैं। पर इंडिया ने उस टाइम पर इस थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट किया था, एंडोर्समेंट नहीं दिया था, अप्रूवल नहीं दिया था, क्योंकि अभी तक भी ये मुस्लिम लीग थी, ये तो मुस्लिम्स की बात करती थी, और हिंदू महासभा वो केवल हिंदुओं की बात करती थी। तो रिलीजन के नाम पे डिवीजन को 1940 तक भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। फिर बात आ जाती है कि डिवीजन को एग्रीमेंट कब मिलता है, तो उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस रहा, उसको हमें समझना होगा। देखो जून 3 प्लान जो था, जिसमें इंडिपेंडेंस और पार्टीशन की बात की गई थी पब्लिक डोमेन में ओपनली, जिसमें यह था कि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए अलग सेपरेट से कंट्री बनाए जाएंगे। इसमें यह था पाकिस्तान के दिमाग में ये था, पाकिस्तान की डिमांड लगातार ये थी कि जहां पर भी मुस्लिम मेजॉरिटीज़ हैं वहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड ही गवर्नमेंट बननी चाहिए, और दूसरी तरफ हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है वहां पर पाकिस्तान मतलब मुस्लिम्स को ये डर लग रहा था, मुस्लिम लीग को, कि वहाँ पर उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाएगी। तो डिमांड होने लग गई थी मुस्लिम्स के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम होमलैंड की, ठीक है। फिर आगे जैसे टाइम बीतता है तो नेहरू ने मिडनाइट अगस्त मतलब 14 और 15 अगस्त के बीच की जो रात थी उस रात को अपना स्पीच दिया था, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रायस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जिसको बोला जाता है, जिसमें हमने ये कहा था कि किस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी है और आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। आज की रात 12 बजे के लगभग ये स्पीच था कि आज की रात जब पूरी दुनिया सो रही है उस टाइम पर इंडिया नया जन्म ले रहा है, हम हमारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, समथिंग वो सारी चीज़ें बताई उन्होंने। तो और दूसरी तरफ हाँ अच्छा, इसमें इन्होंने नेहरू जी ने अपने स्पीच में एक भी बात ऐसी नहीं कही थी कि इंडिया है वो हिंदूज का है। इंडिया के लिए कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन इंडिया जो है वो एक अम्ब्रेला की तरह रहेगा जहां पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सब साथ में रहेंगी। इसका मतलब हिंदू इंडिया का नाम नहीं लिया था इन्होंने। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जब जिन्ना ने अपना स्पीच दिया था अगस्त 11 1947 को, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट इस्लामिक पाकिस्तान का नहीं दिया था। दैट मीन्स रिलीजन का नाम लेकर के दोनों तरफ से कोई मुद्दा नहीं था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, जैसे कि हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही चीज था कि भाई इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ना तो किसी कंट्री किसी रिलीजन को प्रोमोट करेगा, ना किसी प्रोमोट होते हुए रिलीजन को रोकेगा। प्रिंसिपल डिस्टेंस को हमने मेंटेन किया कि अगर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को दबाने की कोशिश करेगा, वो भी ताकत के बेस पे, तो फिर वहां पर स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे में हिंदू स्टेट ना बनाने की बात करना और उधर प्योर मुस्लिम स्टेट ना बनाने की बात करना, ये चीजें क्या इंडिकेट करती है कि प्लूरलिस्टिक स्टेट बनाने की, सेक्युलर स्टेट बनाने की बात की गई थी। एक तो ये चीज क्लियर है। इसके अलावा जो करंट सिनेरियो है उसमें ये कि गांधी और नेहरू ने तो देखो पार्टीशन को एग्री कर दिया और पटेल जी ने मना किया, क्योंकि गांधी जो है वो गांधी जो थे वो प्रो मुस्लिम थे और नेहरू जी जो थे वो
लेडी और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में ज़्यादा अपना रिलेशन मेंटेन करना चाह रहे थे, तो माउंटबेटन प्लान था उसको रिजेक्ट किया, नहीं जून 3 को जो प्लान अनाउंस हुआ था 1947 में। पर सवाल ये है कि पटेल जो थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये डिसीजन लिया था। इन्होंने ये अपनी खुद की बुक में बताते हैं राजमोहन गांधी कि मेरी बुक मैंने रिलीज़ की थी 1990 में, जिसमें बायोग्राफी ऑफ सरदार पटेल के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो उसमें यह था कि दिसंबर 1946 को सॉलिड एविडेंसेस अवेलेबल हैं कि पार्टीशन मतलब इंडिपेंडेंस के 9 महीने पहले ही पटेल ने अपनी तरफ से पार्टीशन को फेवर करना शुरू कर दिया था। उसके पहले मना करते थे, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेलिब्रेट किया, डिस्कशन किया, तब जाकर के इन्होंने अपनी तरफ से हाँ बोली थी कि भाई पार्टीशन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा डिसेंट क्रिएट हो चुका था, नाराज़गी थी दोनों कम्युनिटीज़ में रिलीजन के नाम पे, कि दोनों को साथ में रखना बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा था। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कि इतनी स्ट्रांग हो और इतनी डाइवर्स और इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग जनता को साथ में रख सके, वो एक तो चैलेंजिंग लगता था सरदार पटेल को। दूसरा, जो लीग है वो लगातार ऑब्स्ट्रक्ट करेगी अगर कोई भी एक्टिविटी करने की कोशिश करेगी कांग्रेस अपनी तरफ से, तो इस चीज के लिए पार्टीशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा था। तो ऐसे में मार्च 8 1947, जिसमें एक तरफ तो हिंदू सिख वायलेंस पंजाब में हो रहा था, मतलब हिंदू और सिख्स के अगेंस्ट में वायलेंट आउटब्रेक वेस्टर्न पंजाब में हो गया था, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पारित कर दिया, जिस टाइम पर वही आपको पता है जेबी कृपलानी जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे कांग्रेस के, कि भाई पाकिस्तान इधर तो पंजाब का डिवीजन कर दिया जाएगा, उधर बंगाल का डिवीजन कर दिया जाएगा। बंगाल का ईस्ट वेस्टर्न पार्ट होगा वो तो हिंदू डोमिनेटेड है, वो तो इंडिया में रह जाएगा, और रही सही के में पंजाब का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पाकिस्तान में चला जाएगा। तो इस तरीके से कांग्रेस ने 8 मार्च 1947 को रेजोल्यूशन पारित कर दिया, और उस रेजोल्यूशन में सरदार पटेल भी प्रेजेंट थे। इसके अलावा इस टाइम पर महात्मा गांधी पार्टीशन को अपोज करने के लिए बिहार में थे। उस टाइम पे गांधी ने अपोज किया इस पार्टीशन को, और उस टाइम पर जब ये बात इनको इन्फॉर्म करने के लिए पहुंचे, कौन थे? सरदार पटेल भी थे और नेहरू जी भी थे, और उनके पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था गांधी जी के जवाब का कि भैया आप पार्टीशन क्यों करवा रहे हो, सब पटेल तूने, नेहरू तूने क्यों हाँ कर दी। तो पटेल के पास में जवाब ही नहीं था कि क्यों उन्होंने रेजोल्यूशन पारित करवा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा पटेल जी ने कि हमने बहुत डेलिब्रेट किया, बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है इसके ऊपर डीपली, उसके बावजूद हमारे पास में कोई आउटकम निकला नहीं कि हमें इंटीग्रेटेड मैनर में कंटिन्यू करना चाहिए क्या। इसके अलावा इस पार्टीशन के बाद में मतलब ये जो बात हो गई, इसी टाइम पे गांधी जी ने ये बोला, गांधी जी ने एक लेटर भी लिखा 25 मार्च को नेहरू जी को कि ये पार्टीशन रुक सकता है केवल और केवल एक केस में, कि अगर नेहरू तेरी जगह अगर जिन्ना को हम प्रमोट कर दें प्रीमियर के तौर पे, मतलब अगर देश का प्रधानमंत्री अगर जिन्ना को बना दे तो ये पार्टीशन नहीं होगा। पर वही चीज़ है कि ये प्रपोजल जो था वो जनता को एक्सेप्टेड नहीं था, ठीक है। तब तक बहुत ज़्यादा रिलीजियस लाइंस पे डिवीजन हो चुका था। तो इस मुद्दे को लेकर के फिर बाद में अल्टीमेटली गांधी जी भी फिर बाद में अपने आप में नतमस्तक हो गए थे, चलो ठीक है अब क्या करें, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डिवीज़न कर दो। देखो गांधी जी ने जब ये प्रपोजल दिया था ना कि जिन्ना को प्रीमियर बना दिया जाए, तो कांग्रेस में ज़्यादातर लोगों ने इसको बिल्कुल भी कह सकते हैं सपोर्ट नहीं किया। केवल एक इंडिविजुअल जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, उन्होंने केवल सपोर्ट किया था गांधी जी की इस बात को, बाकी किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसे में अब कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा था। अब ऑप्शन नहीं बच रहा तो फिर अल्टीमेटली आपको क्लियर हो ही गया कि डिवीज़न एक इनएविटेबल पोर्शन बन चुका था। तो यहाँ पर क्लियर क्या हो क्या रहा है, व्हाट्सएप मैसेज वो सारी जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को एकदम क्लियर कर दिया गया है, ठीक है, कि भाई पार्टीशन के टाइम पे पटेल, नेहरू और गांधी और इसके अलावा पूरी कांग्रेस बहुत हद तक सोच समझ करके आगे बढ़ी थी, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिया गया था। अब राइटर खुद सवाल पूछते हैं कि जो आज बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, क्या आप उनको खुद से इंटीग्रेट दोबारा करना चाहते हो क्या? तो इन बातों पे आप दिमाग लगाओ कि हाँ भाई पार्टीशन को किसने कराया, किसने नहीं कराया, हाँ किसने कही, ना किसने नहीं कही। तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को रीइंटीग्रेट करना चाहते हो इंडिया के साथ में? तो आगे बढ़ो, बात करो उनके साथ में, कर लो रीइंटीग्रेट। बस ये है मेन बात, ठीक है। तो पटेल जी की बात जो थी वो क्लियर हो चुकी है। यहाँ से ये मतलब राजमोहन गांधी जी का खुद का अपना एक्सपीरियंस है, इनका खुद का रिसर्च किया हुआ आउटकम है, ठीक है। आगे चलते हैं हम।
अब देखो ये दोनों आर्टिकल्स आपके सामने हैं, ग्लासगो टेस्ट और क्लाइमेट ऑफ होप, ठीक है। इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कमिटमेंट हुए थे, $100 बिलियन की सपोर्ट देने की बात की गई थी 2020 से, और वो अभी तक भी देने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ ने आगे कदम ही नहीं उठाए हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो तो गया, पर उसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जिसमें कि हर एक कंट्री वॉलंटरीली अपना टारगेट फिक्स करेगा, उस पर काम करेगा, तो उस पर अभी तक भी कोई अच्छा आउटकम नहीं है। केवल इंडिया एक ऐसा कंट्री है, ग्लोबल G20 जो लीडिंग इकोनॉमीज हैं, है ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला कंट्री इंडिया है। इंडिया ने अपना जो नेट न्यूट्रल कार्बन कमिटमेंट है वो दिया नहीं है। तो वो सारी चीज़ों के होने के बावजूद इंडिया अच्छा परफॉर्मर है, तो इंडिया पे दबाव नहीं बनना चाहिए। जो कदम अभी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे उठाए जा रहे हैं वो इनएडिक्वेट हैं। जो टारगेट लिया हुआ है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का, जिसमें यह है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज नहीं होने दिया जाएगा ज़्यादा प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में, और कोशिश तो ये की जाएगी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा ना जाए। बट रियलिटी तो ये है कि अगस्त महीने में जो IPCC की रिपोर्ट आई है वो तो ये कहती है कि 1.07 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर ऑलरेडी राइज हो चुका है, और अगर इसी तरीके से चलते रहे ना तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होने में, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होने में अगले केवल 2 दशक लगने वाले हैं। 2040 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर राइज हो चुका होगा अगर इसी तरीके से चलते रहे तो, ठीक है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो एमिशन गैप रिपोर्ट है उसमें यह कहा जा चुका है कि इसी तरीके से हम चलते रहे तो सेंचुरी एंड होते होते 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही नहीं 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो ऐसे में कदम अच्छे से उठाने की जरूरत है। ग्लोबल कम्युनिटी को साथ में आना चाहिए। ग्लोबल कम्युनिटी को, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में गैप है ना, जिसमें एक तरफ ब्राजील, चाइना, इंडिया है, तो दूसरी तरफ जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उनको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटेड मैनर में काम करने की जरूरत है। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, तो दूसरा तरफ फंडिंग भी अवेलेबल होनी चाहिए, और तीसरी जो लॉलैंड आइलैंड कंट्रीज है छोटे छोटे, उनको भी हमें प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो हैं। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्टिंग, सी लेवल राइज, सबसे प्रॉब्लम किसको ज्यादा, वही छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज को डूब जाएंगे। उनको बचाने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। तो देखो पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर लिए हैं, एक बार समरी देख ली है, एक बार आप खुद से डिटेल में नजर डाल लेना, ठीक है। तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।